नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा पर हुई मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों में बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के नक्सली भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बीजापुर, सुकमा और दूसरे इलाकों से कुल 12 नक्सली जो मूल रूप से बस्तर के रहने वाले हैं मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोनल कमेटी के प्रमुख मिलिंद तेलतुंबड़े के मारे जाने से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। तेलतुंबड़े की अगुवाई में माओवादी लंबे समय से एमएमसी जोन का विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फोर्स को मिली बड़ी सफलता से नक्सलियों की ताकत कमजोर जरूर हुई होगी। साथ ही एक उम्मीद भी है कि अब लाल आतंक के दिन गिनती के रह गए हैं। देखते हैं रिपोर्ट, फिर करेंगे बातचीत। बीते शनिवार को लाल मोर्चे से सामने आई 2 तस्वीरों ने नक्सलियों को बड़ा झटका दिया है। झारखंड के जमशेदपुर से 1 करोड़ के इनामी नक्सल कमांडर प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही महाराष्ट्र पुलिस ने छत्तीसगढ़ की सीमा में घुसकर एमएमसी यानी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ जोन के प्रमुख दीपक और मिलिंद तेलतुंबड़े सहित 26 बड़े नक्सलियों को मार गिराया। इन सभी नक्सलियों पर कुल 1.5 करोड़ का इनाम था। गढ़चिरौली के जंगल में हुई मुठभेड़ में करीब 6 किलोमीटर लंबे एम्बुश में अलग अलग जगहों पर फोर्स ने नक्सलियों की घेराबंदी कर उन्हें ढेर किया। मौके पर बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए। ये फायरिंग खत्म होने के बाद जब हमारी पार्टीज ने उस एरिया को सर्च किया तो उस एरिया में हमको नक्सल का बड़े पैमाने पे सामान मिला, बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिले, एम्यूनिशन मिले और उसके साथ साथ हमें 26 नक्सल के डेड बॉडी मिले, जिसमें 6 फीमेल और 20 मेल का समावेश है। महाराष्ट्र के सीमावर्ती गढ़चिरौली इलाका में हुए एक मुठभेड़ में 26 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर करने का अभी तक पुष्टि हो रहा है। इसमें संख्या कमेटी मेंबर से लेकर काफ़ी बड़ी संख्या में जो सीनियर कैडर्स का भी उपस्थिति रहा और वेपन्स जो रिकवरी है वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी रिकवर किए गए थे। इसी प्रकार के देखे जाए तो पुलिस के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण जो सफलता प्राप्त हुआ है। महज कुछ घंटों के अंतराल में मिली 2 बड़ी कामयाबी जाहिर तौर पर फोर्स के मनोबल को ऊंचा करेगी। आशंका जताई जा रही है कि राजनांदगांव के इलाके में ये किसी मुठभेड़ के फिराक में थे। दरअसल लंबे समय से नक्सली अपने बेस को एमएमसी जोन में शिफ्ट करने में लगे थे। नए जोन में मध्य प्रदेश के बड़े जंगल, नेशनल पार्क के साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती इलाका शामिल किया गया था। बस्तर में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के बाद एमएमसी जोनल कमेटी छत्तीसगढ़ में दूसरा बड़ा संगठन बन रहा था। आने वाले दिनों में ये जोन नक्सलियों का सबसे सुरक्षित पनाहगार साबित होता, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस इंटेलिजेंस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। और साथ साथ जो ऑपरेशनल अचीवमेंट के माध्यम से भी हमें पूरा विश्वास है बहुत जल्दी न सिर्फ छत्तीसगढ़, बाकी जो सीमावर्ती जितना भी राज्य है इन इलाकों में जो माओवादी संगठन का खात्मा का दिशा आगे बढ़ रहा है और इसलिए क्षेत्र की जनता की राहत मिलेगा और विकास कार्य को भी तेजी से आगे ले जाना हमको काफ़ी इसमें सफलता प्राप्त होगा। लालगढ़ में माओवादियों पर फोर्स का दबाव जिस तरह से लगातार बढ़ा है, उसके चलते नक्सलियों के पांव उखड़े हैं। नक्सलियों के बड़े लीडर बस्तर में अब पहले जैसी आजादी से अपनी गतिविधियां नहीं चला पा रहे हैं। उनके अंदर दबाव और डर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बस्तर जैसे लिबरेटेड जोन में नक्सली पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हालांकि नक्सलवाद के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस की दलीलें कुछ और ही हैं। जिस दिन यहाँ की पुलिस नक्सलवादियों के बड़े नेताओं को और बड़ी संख्या में नक्सलवादियों को हताहत करेगी, उस दिन छत्तीसगढ़ में भी इसका समाधान का रास्ता निकलेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार को राजनीति करने की बजाय और किस प्रकार से हम नक्सलवाद को समाप्त कर सकते हैं उस दिशा में काम करना चाहिए। संयुक्त प्रयास है जो हम लोगों का जो सूचना तंत्र है उसका एक प्रयास है और 26 नक्सलियों की मौत हुई है। 2 नक्सली तो बड़े हार्डकोर नक्सली उसमें माने जाते हैं जो छत्तीसगढ़ के भी बड़े हादसों में शामिल रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अब धीरे धीरे नक्सलवाद का जो लड़ाई है वो सिमटते जा रहा है। कुल मिलाकर गढ़चिरौली में एमएमसी जोन के
प्रमुख मिलिंद तेल तुमड़े के ढेर होने के बाद नक्सली अब और बैकफुट पर चले जाएंगे। लेकिन सच ये भी है कि कमजोर दिखने वाले नक्सली हर बार दुगनी ताकत से फोर्स पर वार करते हैं। बहरहाल इस मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ से और कौन कौन से बड़े माओवादी मारे गए हैं, इसकी अपडेट करने में पुलिस जुटी हुई है। बहरहाल एक साथ 26 बड़े नक्सलियों के ढेर होने के बाद लाल गलियारा एक बार फिर गर्म है। नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। MMC पर जो निर्णायक प्रहार हुआ है उसको समझने के लिए हमने खास तौर पर इस चर्चा को राजनीतिक चर्चा का रूप नहीं देने का फैसला किया है। इसलिए हमने इसमें कोई राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं उनको नहीं बुलाया है। हमने इस चर्चा में नरेश मिश्रा जो हमारे जगदलपुर के संवाददाता हैं, ब्यूरो प्रमुख हैं, उनको शामिल किया है ताकि हम इस चर्चा को सार्थक रूप दे सकें, इस चर्चा में उन चीज़ों को सामने ला सकें जिससे ये पता चले कि नक्सलवाद की लड़ाई में छत्तीसगढ़ कहाँ पर खड़ा हुआ है। पिछले हफ्ते जिस तरह से रांची में प्रशांत बोस और किशन दा को पकड़ा गया, उनकी पत्नी के साथ पकड़ा गया, उसके बहुत पहले किशन जी की जो नक्सली मुठभेड़ में मौत हुई, उसके बाद ये जो मिलिंद तेल तुमड़े है जिसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जीवा भी इसका नाम है और दीपक भी इसका नाम है, और इसके जो भाई हैं वो यलगार परिषद के अध्यक्ष हैं और जो कोरेगांव हिंसा का मामला है उसमें वो जेल में है। ऐसी फैमिली है जो वैचारिक रूप से भी नक्सलियों के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है। इस पूरी जो मुठभेड़ है उसमें इतना बड़ा इनामी नक्सली मारा गया, मिलिंद तेल तुमड़े, जिसके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम था। और उसके साथ जो एक और MMC का प्रभारी लोकेश उर्फ मंगू पोड़ियाम, उसके ऊपर 50 लाख का इनाम था, वो भी मारा गया। इन सब जो नक्सलियों की मौत हुई है इसके क्या मायने हैं, चूँकि जो गढ़चिरौली का इलाका है वो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ इलाका है। जो MMC जोन बनाया गया था महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर, उसका उद्देश्य क्या था और जो दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी है उससे ये कैसे भिन्न था और इसका छत्तीसगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको याद होगा कि 5 महीने पहले एक गढ़चिरौली में मुठभेड़ हुई थी जिसमें छत्तीसगढ़ के जो फोर्स थी उसके 13 जवान भी शामिल थे, जिनका बाद में बहुत स्वागत भी हुआ था सुकमा में। इस मुठभेड़ का लिंक भी सुकमा से है क्योंकि इसके ज़्यादातर जो नक्सली इसमें मारे गए हैं उसमें बहुत सारे सुकमा के, नारायणपुर के, दंतेवाड़ा के हैं। 10 नक्सली ऐसे हैं जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है, लेकिन कई बड़े इनामी नक्सली भी हैं। खासतौर पर मिलिंद के जो बॉडीगार्ड हैं, एक मेल और एक फीमेल, दोनों के ऊपर, एक जो फीमेल है उसके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था और जो मेल है उसके ऊपर 6 लाख रुपए का इनाम था। जानकारी ये भी है कि पहाड़ सिंह नाम के एक नक्सली जिसने सरेंडर कर दिया, उसके इनपुट पर और जो मिलिंद तेल तुमड़े है उसका जो बॉडीगार्ड है जिसने सरेंडर किया था पहले, उसके इनपुट के आधार पर एक कार्रवाई की गई है। C60 कैसे भिन्न है छत्तीसगढ़ की फोर्स से और ये जो ग्रे हाउंड है उससे कितनी बेहतर है या उसके कितने इक्विवेलेंट है, सारी बातों पर नरेश से बात करेंगे। नरेश, जो सवाल है सबसे बड़ा कि इस मुठभेड़ का छत्तीसगढ़ के जो नक्सल आंदोलन है उस पर कितना फ़र्क पड़ने वाला है, यहाँ का जो नक्सली आंदोलन है वो कितना कमज़ोर हो चुका है। क्या इसका ये माना जाए कि यहाँ के नक्सली वहाँ शिफ्ट हो गए थे, जिस तरह से बड़ी तादाद में वहाँ पर छत्तीसगढ़ के नक्सली मारे गए हैं, उससे क्या ये अंदाज लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे? और चाहे MMC एरिया में ही पहले राजनांदगांव के इलाके में जो मुठभेड़ें हुई हैं, गढ़चिरौली में भी जितनी मुठभेड़ें हुई हैं, उन सभी जगहों पर जो मारे जाने वाले नक्सल्स हैं वो ज़्यादातर बीजापुर इलाके के मिलेंगे या सुकमा इलाके के मिलेंगे। तो एक तरह से जो दंडकारण्य जोन जो मुक्त इलाका था, यहाँ पर जो तैयार होने वाले नक्सली नई पौध थी, नए युवा थे, कई सीनियर लीडर थे, उनके नेतृत्व के साथ एक नया बेस बनाने के लिए MMC में शिफ्ट किया गया था और ये प्रक्रिया 2013-14 से शुरू हुई थी। और इसका मकसद ये था कि पहले लांजी या ऐसे जो आसपास के जो मध्य प्रदेश के इलाके थे जहाँ पर एक बेस तैयार करने की कोशिश की गई थी, उसको पुनर्गठित किया जाए। और इसी वजह से बालाघाट, गढ़चिरौली और कवर्धा, राजनांदगांव, इनको शामिल करते हुए कुल 5 डिस्ट्रिक्ट ली गई थी मध्य प्रदेश के साथ में, जिससे ये MMC को तैयार किया गया। लेकिन देखने में आया कि पिछले कुछ सालों में तमाम कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पर
एक मजबूत आधार या जो ग्रामीणों का सपोर्ट है, स्थानीय लोगों का सपोर्ट माओवादियों को नहीं मिल रहा था। और यही वजह है कि मिलिंद तेल तुमड़े को इसकी जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि 2017 में भी देखिए एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी जहां एक साथ 17 माओवादी मारे गए थे। तो गढ़चिरौली का जो बेस था वो ढह रहा था और माओवादी लगातार ये देख रहे हैं कि जो उनके परंपरागत बेस हैं, चाहे वो दंडकारण्य का भी क्षेत्र हो, यहाँ ज़रूर अभी वक्त है, लेकिन वो नए बेसिस की वजह से तैयार कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जो बलांगीर, बड़गर और महासमुंद का जो जोन था उसको भी तैयार किया गया उड़ीसा से जोड़ करके। वहाँ पर भी काफ़ी दिनों से काम और कोशिश चल रही है। इसके साथ साथ कंधमाल में भी माओवादी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मुठभेड़ है, ये शीर्ष नेताओं की एक साथ इतनी बड़ी तादाद में मौत जो है एक तरह से एमएमसी के लिए बड़ा झटका है और इससे राजनांदगांव इलाके में भी और छत्तीसगढ़ के सीमाई इलाके में निश्चित तौर पर शांति स्थापित होगी। नरेश, यदि नक्सलियों के संगठन की बात करें तो ये तो सेंट्रल कमेटी का मेंबर भी था, लेकिन जिस तरह से ये एमएमसी जोन है, ये दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी से ऊपर होता है या नीचे होता है? जी, एक बार प्रश्न दोहराएंगे? मेरा प्रश्न ये है कि जो दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी है वो एमएमसी के अंतर्गत आती है कि एमएमसी अलग से एक जोन है? जी, एक बिल्कुल अलग जोन है ये पूरी तरह से। और बिल्कुल जिस तरह से दंडीकरण स्पेशल जोन कमेटी काम करती है, बिल्कुल इसी के समानांतर ये कमेटी काम करेगी। और लगभग जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ सेक्रेटरी नियुक्त होते हैं और उनके नीचे अलग अलग डिवीज़न होते हैं और कमेटियाँ होती हैं, बिल्कुल उसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर भी तैयार होता। उसे राज्य कमेटी का भी दर्जा प्राप्त है एमएमसी को। और इसकी वजह ये है कि शुरुआत में राज्य कमेटी का दर्जा ऐसे जोन को देते हैं नक्सल्स जहाँ पर पॉलिटिकल गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि कई बार हथियार, आर्म्स, एमुनेशन, पॉलिटिकल जो एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश माओवादी करते हैं, तो ऐसे जोन पर करते हैं। तो वहाँ पॉलिटिकल गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं। इंटर स्टेट जो बैठकें होती हैं सीनियर माओवादिस्ट लीडर्स की, उनकी बैठकें वहाँ होती हैं और वहाँ से दूसरे क्षेत्रों तक नक्सल अपना नेटवर्क या जो इन्फॉर्मेशन है, आर्म्स हैं, उनको पहुँचाने का काम करते हैं। तो इस मायने में ये एमएमसी जोन महत्वपूर्ण थी। इसलिए आप देखिए कि बहुत आक्रामक गतिविधियाँ वहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। और ऐसा लगता है कि इस बार ये एक बड़ी तैयारी थी जिसमें चूक गए माओवादी और पुलिस भारी पड़ गई। नरेश, जैसे बात करें फोर्सेस की, आंध्र के लिए कहा जाता है कि वहाँ की ग्रे हाउंड बहुत ही मजबूत है, उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत ही तगड़ा है। जैसे C60 की बात करें, इसने लगातार सफलता अर्जित की है। छत्तीसगढ़ की जो फोर्स है वो इन दोनों फोर्स की तुलना में कहाँ पर खड़ी होती है? देखिए, छत्तीसगढ़ में मुझे ऐसा लगता है कि फोर्सेस की ट्रेनिंग का जो लेवल है और फोर्स का कोऑर्डिनेशन है, खासतौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर कोई एक स्थायी समाधान दिखाई नहीं देता। और स्टेट पुलिसिंग का जो नक्सल मामलों को डील करने का तरीका है, उस मामले में बहुत क्लैरिटी नहीं है और इसका असर दिखाई देता है। एक तो महाराष्ट्र में गढ़चिरौली का सीमित इलाका है, उनके पास क्षेत्र काफ़ी कम है जहाँ पर नक्सलवाद एक अहम समस्या बना हुआ है। इसलिए उन्होंने इसको काफ़ी आसानी से और जल्द अपग्रेड करके ऑपरेट करने का तरीका विकसित किया। ट्रेनिंग से लेकर ग्रेहाउंड फोर्सेस के साथ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस के मामले में भी वो बेहतर साबित हुई। क्योंकि इस मुठभेड़ में भी ये बात सामने आ रही है कि जिस जगह पर मुठभेड़ हुई वो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है और महाराष्ट्र की सीमा से 4 किलोमीटर दूसरी तरफ है, छत्तीसगढ़ की तरफ है। तो इससे पता चलता है कि इतना बड़ा जमावड़ा 3-4 दिन वहाँ पर था, तो उसका इंटेलिजेंस छत्तीसगढ़ पुलिस को नहीं मिला, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस को मिल गया। और अगर फोर्स की कैपेबिलिटीज़ की बात करेंगे तो जैसा मैंने कोऑर्डिनेशन के लिए कहा, आप देखिए झारखंड में लगातार सीआरपीएफ जो है एक तरह से वहाँ पर एक ऐसी फोर्स बन गई है जो माओविस्ट को एक तरह से फ्रंट फुट पे खेल रही है। वो माओविस्ट मूवमेंट के से मुकाबले में सबसे तेज़ी से काम कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ का परिदृश्य बिल्कुल अलग है। यहाँ पर स्टेट पुलिस ही किसी मामले में आगे दिखाई देती है और अगर देखें तो ज़्यादातर इंटर स्टेट ग्रे हाउंड छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर इलाके में घुसकर ऑपरेट करती है और एक तरह से हम उनकी केवल गिनती करते हैं। इंटेलिजेंस के मामले में एक भी बड़े लीडर का सरेंडर छत्तीसगढ़ के हिस्से में नहीं है। सीनियर लीडर चाहे विनोद आप गिन लीजिए, जो कि सुकमा इलाके का ही रहने वाला है, उनकी स्वाभाविक मौतें हुई हैं, उन्हें पकड़ा नहीं जा सका है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में तो अभी लंबी तैयारी और लंबा वक्त लगना है।
जो नक्सलवाद को नियंत्रित करने के लिए खास तौर पर। नरेश, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो ऐसा कहा जा रहा था कि 2022 तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। वो किस आधार पर वो स्टेटमेंट था, किस आधार पर ऐसा बोला जा रहा था? जी हाँ, देखिए दावा तो सरकारें करती ही हैं। देखिए कागज पर जो एक रणनीति बनाई जाती है उसके हिसाब से ये एक ढांचा तैयार होता है और उसके हिसाब से सरकार और खासतौर पे जो मुखिया होते हैं वो लोग पब्लिक को एक आश्वासन देने के लिए इस तरह की घोषणा कर देते हैं और इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं था। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ का कोई भी मुख्यमंत्री इस बात से अनभिज्ञ होगा कि बस्तर का टेरेन कैसा है और वहाँ पर फोर्सेस को ही डिप्लॉय अगर करने की बात करें अबुझमाड़ से लेकर तमाम इलाकों में तो 2022 से कहीं ज़्यादा लंबा वक्त लगेगा। तो ऐसे में नक्सल समस्या के समाधान की कल्पना अलग एक बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप देखें तो आइडियोलॉजिकली ऐसा लगता है कि बीजेपी इस मामले में ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मसलों को डील करने के मामले में आगे रहती है, जबकि जो कांग्रेस है वो पॉलिटिकली इस मसले को सॉल्व करने की तरफ ज़्यादा अप्रोच रखती है। तो क्योंकि 5-5 साल में या कई बार थोड़े लंबे वक्त के बाद भी सरकार बदल जाती है, अप्रोच बदलने के कारण पुलिस की रणनीति पर भी असर पड़ता है। तो बस्तर में ये एक बड़ी समस्या है और ख़ासतौर पर जो एक ट्राइबल मूवमेंट है जो कि माओवादियों के साथ खड़ा एक तरह से दिखाई देता है विभिन्न मुद्दों को लेकर, तो चाहे सरकार कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, उनके सामने हमेशा एक चैलेंज होता है कि इन दोनों के बीच से वो नक्सलवाद के समाधान का क्या रास्ता चुने। नरेश, आपसे दो मुद्दों पर बात करेंगे कि स्टेट फोर्स का जो सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है और छत्तीसगढ़ को जो 3-4 तरफ से थ्रेट है, अलग अलग जो एडजॉइनिंग स्टेट हैं, चाहे झारखंड की बात करें, चाहे उड़ीसा की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पर जो नक्सलवाद है उसके कारण छत्तीसगढ़ को कितनी बड़ी थ्रेट है, उसके कारण जो छत्तीसगढ़ की लड़ाई है वो कितनी कठिन हो जाती। इन सारे सवालों का जवाब लूँगा कि एक तो ये था कि जो स्टेट फोर्स है उसका सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन जो है उसको लेकर क्या जो नक्सलवाद की लड़ाई है, नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें दिक्कत आ रही है। दूसरा सवाल था कि जो पड़ोसी राज्य हैं जिनमें नक्सलवाद है, जैसा कि आपने बताया कि उड़ीसा में भी नए नए एरिया वो लोग डेवलप कर रहे हैं नक्सली लोग। और ये झारखंड की बात करें जैसे कि प्रशांत बोस वहाँ पकड़े गए, इसका मतलब कि वहाँ पर नक्सलियों की अच्छी खासी मौजूदगी है जिसके कारण छत्तीसगढ़ को प्रॉब्लम है। और महाराष्ट्र का तो हमको हमारे सामने ही है पूरा मामला कि जिस तरह से गढ़चिरौली में ये मुठभेड़ हुई, इसने साबित कर दिया कि वहाँ पर किस तरह से माओवादी जमे हुए हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर छत्तीसगढ़ की जो नक्सलवाद की लड़ाई है, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई है, वो कितनी लंबी होने वाली है या फिर उसको कब तक उसके खत्म होने की उम्मीद है? देखिए, जिस तरह से अभी सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे ऐसा लगता है कि अभी तो काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। और ख़ास तौर पे एक स्ट्रेटजी पुलिस ने बना रखी है, वो ये कि स्लो चलें और नए नए कैंप स्थापित करते हुए माओवादियों के दायरे को समेटते जाएं, क्योंकि दायरा बहुत बड़ा है और इतना बड़ा है कि वहाँ पर फोर्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार नाम की चीज़ तक मौजूद नहीं है। तो केवल यही एक सुरक्षित रणनीति दिखाई देती है, क्योंकि कोई भी सरकार बहुत किसी बड़े एनकाउंटर में फोर्स का नुकसान होना या आदिवासियों का नुकसान होना, बीच मुठभेड़ में मारे जाने का, इस चैलेंज को किस तरह से हैंडल किया जाए इसके लिए कोई विशेष रणनीति बना पाने में नाकामयाब रही है। दूसरी तरफ ये फोर्स का रवैया ये भी हैरान करता है कि किस तरह से हाउसिंग कॉर्पोरेट एक सड़क निर्माण के लिए पुलिस हाउसिंग काम कर रहा है अलग से, वो ऐसे मुश्किल इलाके में सड़क बना रहा है जहां उसकी सफलता का कोई भी एक नतीजा दिखाई नहीं देता है। अगर आप देखेंगे तो अधिकारियों के भी दौरे को देख करके समझा जा सकता है कि नक्सलवाद के मुद्दे पर किस तरह से और कितनी रफ्तार से काम हो रहा है। तो अभी के परिदृश्य में दिखाई देता है कि स्ट्रैटेजी तो केवल यही है कि धीरे धीरे चलें और इस तरह से 2022 में तो कम से कम बस्तर नक्सल मुक्त नहीं होगा, जो कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का क्लेम है कि ऑपरेशन समाधान जो 2017 के बाद से शुरू किया गया था उसका असर 2022 के बाद तक खत्म होगा। तो ये मान के चल रही है सरकार कि धीरे धीरे ही शायद समाधान का रास्ता निकलेगा। नरेश, जैसा कि आपने कहा कि अधिकारियों के दौरे उस तरह से दिखाई नहीं देते, लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा सलाहकार हैं के विजय कुमार, जिन्होंने वीरप्पन को मारने में सफलता अर्जित की थी, वो लगातार कई समय से छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार रही हो, दोनों जगह सरकारें बदल गई, लेकिन वो लगातार आ रहे हैं छत्तीसगढ़ और समीक्षा करते हैं यहाँ के पुलिस अधिकारियों के साथ, उनकी बैठकें होती हैं। उनके क्या नतीजे निकलते हैं? क्या उससे कोई लाभ मिल रहा है छत्तीसगढ़ को?
एक तरह से एक जो लाभ जो पिछले कुछ सालों में दिखाई दिया वो ये कि NTRO का बेस यहाँ शिफ्ट होने के बाद जो है जो कैजुअलिटीज़ थी या एम्बुश में बड़ी तादाद में जवानों का फंसना था वो कुछ मामलों में कम हुआ है। पिछले कुछ समय पहले एक घटनाक्रम जरूर हुआ बीजापुर का, लेकिन ऐसी घटनाएं कम हुई हैं, तो ये इस लिहाज से तो ठीक दिखता है। और जो सुविधाएं संसाधन का क्राइसिस का जो रोना होता था काफ़ी ज़्यादा, उनके मामलों में कुछ सुविधाएं स्टेट गवर्नमेंट को एक तरह से या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस अंदरूनी इलाकों में काम कर रही हैं उनको कुछ फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिली हैं, ड्रोन से लेकर दूसरी तरह की सुविधाएं। तो ये इस ढंग से तो इम्प्रूव हुआ है। और ज़मीनी स्तर पर भी ये देखने में आया कि जो स्ट्रेटजी है उसको ठीक तरीके से बनाने का काम हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की बजाय, क्योंकि जब विजय कुमार यहाँ आते थे तो इसके साथ उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र भी आए जाया करते थे, तो ऐसा लगता है कि उड़ीसा में इसका ज़्यादा असर दिखाई दिया। तो सरकार ने ये सोचा कि जो कमज़ोर इलाके हैं माओवादियों के, पहले वहाँ से उनको खदेड़ा जाए और फिर उसके बाद धीरे धीरे बाकी के इलाकों में उनको समेटने का काम किया जाए। और इसी की वजह से तेलंगाना, उड़ीसा में नक्सल संगठन काफ़ी कमज़ोर हुआ। जो तुलसी डोंगरी नया बेस बनाने की कोशिश थी वो भी वहाँ से हटा, क्योंकि आप देखिए कि 2014 के बाद से सिलसिलेवार नक्सलियों की किलिंग हुई उस इलाके में और नक्सली तुलसी डोंगरी का बेस भी छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वो तैयार होने से पहले ही वो दरभा डिवीज़न भी काफ़ी सीमित हिस्से तक सिमट गया। तो ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा काम आई, बनिस्बत छत्तीसगढ़ को ज़्यादा फायदा होता, क्योंकि बड़ा टेरिन था तो छोटी छोटी जगहों पर नक्सलियों को समेटने का काम उन दौरों या उन रणनीतियों के जरिए किया गया। और आने वाले समय में हो सकता है कि बस्तर पर फोकस ज़्यादा हो, पर फिलहाल ये लगता है कि काफ़ी इसकी रफ्तार स्लो है और तरीका ये है कि धीरे धीरे बढ़ते चलें, नए कैंप इस्टेब्लिश करके दायरा समेटें। पहला जो उनका इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ख़ासतौर पे सुकमा बैलाडीला का इलाका जहाँ से उनको फाइनेंशियल बहुत मदद मिलती है, उसको समेटें ताकि उसके बाद आगे उनको कंट्रोल करना आसान हो। ये इस रणनीति पर चल रहा है सब कुछ। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे जरूर चलें, लेकिन उनका जो आर्थिक आधार है, जो उनकी आर्थिक रीढ़ है, उसको तोड़ने का काम करना होगा। लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जितनी जल्दी भी इसमें आगे बढ़ा जाए, ताकि जो उनको एरिया में समेटने की बात है, फिर चाहे उनको समूल नाश करने की बात है, समूल उनको उखाड़ने की बात है, उस पर भी काम होना चाहिए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए नरेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।